ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां तक कंप्लीट किया था, देखो टेक्स्ट बुक में से। उसके बाद मैंने अपनी थियोरी करवाई थी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन और कैसे होगा। यहां पे अभी मैंने जो रिसेंटली होमवर्क में दिया ना आपको, एक CONH363+, तो ये CONH363+, उसमें कोबाल्ट, उसका चार्ज है 3+, तो 3D6 होगा। ओके, फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, CO3+ में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वन साइडेड सेट हो जाएंगे। क्यों? कौन सा लिगेंड अटैच होने जा रहा है? NH3। NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, वो सब वन साइड हो गए। ओके, तो कौन सी ऑर्बिटल्स बाकी बचेगी? 3D टाइप की 2, 4s टाइप की 1 और 4D टाइप की, जस्ट मिनट, 3D टाइप की 2, 4s टाइप की 1 और 4p टाइप की 3। यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम यहाँ पे p होना चाहिए, NP, यहाँ पे गलती से ND दे दिया है। ओके, ये ध्यान रखना, करेक्शन कर देना अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, शायद आपकी टेक्स्ट बुक में करेक्शन होगा ही। हाँ, तो सबको समझ में आया होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन का वो वन साइडेड हो जाएंगे, एक साइड पे सब हो गए इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लोन पेयर्स डोनेट होगी एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो 3D टाइप की 2, 4s टाइप की 1 और 4p टाइप की 3, दस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल अकर। तो देखो यहाँ पे मैंने वो क्रॉस क्रॉस किए थे ना, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही एरो कर दिए, मैंने जस्ट इंडिकेशन डिफरेंट किया था, यही दिया है यहाँ पे। सिमिलरली अगर CONH363+ के बाद COF6 लिया जाए, तो चलो ये भी आपको होमवर्क में करना है। फ्लोरीन कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। जिससे क्या होगा कि वो 3D इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे। तो F6 दिया है देखो यहाँ पे, तो 6 लिगेंड्स के लिए 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। कौन सी? sp3d2। चलो यहाँ भी तकलीफ है, देख लो, sp3d3 दे दिया है, d2 आएगा, टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना। ऊपर बराबर दिया है देखो यहाँ पे, sp3d2 ही दिया है, लेकिन यहाँ पे sp3d3 दिया है। ओके, तो 6 लोन पेयर्स यहाँ पे डोनेट हो गई और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट NiCl4 हमने रिसेंटली कंप्लीट किया वो। ओके, अगेन Ni का चार्ज, चलो और एक गलती, Ni2+ होगा। देखो यहाँ पे 2+ देख दिया है, ऊपर 2+ होगा। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे पैड होंगे, मतलब रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी। ओके, तो देखो अब याद रखना है, अगर रीअरेंजमेंट हो गई तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कब? जब रीअरेंजमेंट हो जाएगी तब, और जब रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो उनको बोलेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या तो फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें चारों कंपाउंड्स लिखे होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे होंगे, फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हमें अब ध्यान रखना है कि कौन सा आउटर और कौन सा इनर। तो ये आप याद रखो, यहाँ पे देख लो ये वाला लिस्ट। सिमिलरली ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इनर ऑर्बिटल मतलब सब इंटरनली सब इलेक्ट्रॉन्स वन साइडेड हो गए। ओके, दैट्स इट, बस तो ये याद रखना था। चलो, किसी को कोई डाउट अब? नो सर। NiCl4 2- अगर हम लेते हैं, NiCl4 2- तो कैसी स्पिन होगी? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये। हाई स्पिन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ओके,
तो चलो ये टेट्राहेड्रल एग्जांपल। सिमिलरली NiCO4 टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो फिर ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पूरा का पूरा कैसे बनता है कैसे नहीं, देख लो। फिर NiCN4 ये हमने पहले ही लिया था। ओके, तो चलो ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। मतलब इसके बेस पे एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं कि कौन सा लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, बस सिर्फ वर्ड ही दिया है, नथिंग एल्स। ओके, उसकी जड़ तक हमें नहीं जाना है कि क्यू इनर क्यू आउटर। आउटर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड सेट होंगे, इनर ऑर्बिटल एज इट इज रहेगी, और इनर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इंटरनल तक सेट हो जाते हैं, वो वन साइडेड हो जाता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं वो हम ध्यान रखेंगे, जो मैं ही पढ़ रहा हूं, तो आप ध्यान रखना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट, मतलब म्यू। म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। चलो, तो the result can be used to obtain the information about structures adopted by the metal complexes. The critical study of the magnetic data of the coordination compounds. अब यहाँ पे जनरलाइज लिखा है कि जब भी Ti3+ आएगा मतलब D1 होगा, V3+ आएगा मतलब D2 होगा, और Cr3+ आएगा तब D3 होगा। अगेन D1, D2 और D3, और उस टाइम पे चलो 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन विथ 4s एंड 4p। मतलब जब भी D1 या D2 या तो फिर D3 होगी और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए कितने लिगेंड्स चाहिए, मोनोडेंटेड लिगेंड कितने चाहिए? 6. So at that time the magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. When more than 3 3d electrons, जब भी 3d electrons कितने 3 से ज्यादा होते हैं, लाइक D4, D4 किस में होगा? Cr2+ and Mn3+। D5 किस में होगा? Mn2+ and Fe3+। D6 कहां पे होगा? Fe2+ और CO3+। O स्मॉल दिया है देखना। So in these cases, a vacant pair of d orbitals result only by pairing 3d electrons, which leaves 2, 1 and 0 unpaired. तो उसका मतलब क्या हुआ पता है? ध्यान से देखना। अगर D4 है, तो अगर D4 है तो क्या होगा? D4 कौन से केसेस में होगा? Cr2+ और Mn3+ के केस में होगा। ओके, तब क्या होगा कि कितने अनपेयर्स बचेंगे भाई? नीचे पढ़ो, D4 के लिए कितने? 2। तो वो 2 अनपेयर्ड कैसे होगा पता है? थे कितने? 4। अब चलो सपोज जी अरेंजमेंट हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे सेट करोगे? दो चारों दो फर्स्ट 2 में सेट कर दो, नहीं, लेकिन सेट होगा ऐसे, एक ही पैड होगा, 2 अनपैड बचेंगे। देखो यही लिखा है। Thus, for D4, a vacant pair of d orbitals result only by pairing the 3d electrons, which leaves 2 unpaired for D4, 1 unpaired for D5 and 0 unpaired for D6। D5 हुआ तो 1 अनपेयर्ड, चलो वो तो पता चल गया होगा, तो D4 में ऐसे पेयरिंग होगा, ये आपको याद रखना है। दैट्स इट। ओके, चलो D5 होगा, अगर D5 में लिखूं तो क्या होगा बोलो? 1 अनपेयर्ड कैसे बचेगा? 5 है तो फिर 1,
और एक सिंगल बचेगा, D5 है तो ओके। तो यहाँ पे 1 सिंगल, यहाँ पे 2 सिंगल, और अगर D6 हुआ फिर तो 0 अनपेड, वो तो पता ही होगा आपको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैंने जो लिखा है वो, ओके। और अब ये आपको याद रखना है कि D4 हुआ तो कब क्या होगा, D5 होगा तो क्या होगा, D6 होगा तो क्या होगा। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक डेटा एग्री, और फिर ये पैरा, चलो मैं आपको सेल्फ में दे रहा हूं, मतलब पूरा का पूरा आपको स्टडी करना है। और मैंने जो फर्स्ट पैरा जो पढ़ाया ना, फिर यहाँ पे वो वही चीज यहाँ पे अप्लाई की गई है, इसमें क्या होगा वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, इन सब की अरेंजमेंट। ओके चलो तो फिर इतना खत्म। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, कि यहाँ पे ये सब एजम्पशन पे ही है कि चलो ऐसा होगा ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया है कि ऐसा ही होगा। इट डजंट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा से आगे क्या मिलता है वो यहाँ पे नहीं कुछ एक्सप्लेन कर पाता। बाकी मैग्नेटिक डेटा से हमें पता चलता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन मैग्नेटिक डेटा का इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है। इट डजंट एक्सप्लेन द कलर। कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर होता है तो वो कलर कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। ओके सो इट डजंट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन अबाउट अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब अगर उसको हम हीट करेंगे तो फिर वो कब तक वो स्टेबल रह पाएगा। सेकेंड थिंग, उसकी अगर किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कहाँ तक है, तो वो चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है आपको। मेन एक बात बता दूं कि कैप्सूल जो होती है ना, नॉर्मल पिल और कैप्सूल में फर्क क्या होता है कि उसके ऊपर कोटिंग होता है प्लास्टिक जैसा। इट इज नॉट अ प्लास्टिक, इट्स अ वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज डिकम्पोज्ड बाय इन डिकम्पोज इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। मतलब जो नॉर्मल हम पिल लेते हैं तो वो डायरेक्ट जाती कहाँ है, स्टमक में, और स्टमक में ही डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पार्ट पे अगर वो खुले, वो ड्रग एब्जॉर्ब हो तो हमें जल्दी इफेक्ट करता है, तो उसके क्या करता है, कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल के अंदर वो ड्रग फिलअप कर देते हैं, कंट्रोल्ड ड्रग बोलते हैं। जैसे ही हम पिल लेते हैं तो उसका टाइमिंग होता है कि जनरली हमारे स्टमक में वो कहाँ तक रहेगा, तो अबाउट 1 और 2 आवर्स वहां तक रहेगा। तो तब तक वो कोटिंग खुलेगा ही नहीं, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो प्लास्टिक जैसा हम जो बोलते हैं ना वो, मतलब तो फिर कब होगा, जब वो स्टमक से आगे जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, तब जाके वो फिर खुलती है, और तब जाके हमें पता तब जाके वो वहां पे वो पर्टिकुलर इफेक्ट अपनी देती है। ओके तो वो भी तो काइनेटिक स्टेबिलिटी उसके बेस पे ही हुई कि वो कब, मतलब कितनी भी वो स्टर हो अपने स्टमक में, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होगा। इट डजंट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाता। एंड डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो तो हम बताते हैं कि दिस वन इज स्ट्रॉन्ग दिस वन इज वीक, लेकिन वो थियोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। वो तो हम पहले से बता देते हैं ना कि चलो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, इसकी रीअरेंजमेंट होगी इसकी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड होता है तो वो भी थियोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई दिस इज वीक। तो ये सब लिमिटेशंस रिमूव हुई बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके चलो वो भी हम बाद में लेंगे। तो मतलब जो वीबी थ्योरी की जो लिमिटेशन थी ना, वो लिमिटेशन रिमूव हुई किससे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। उसकी भी लिमिटेशंस तो है ही। तो स्टूडेंट्स अब बहुत कम पार्ट बाकी बचा है, तो चलो आज थोड़े आईयूपीएससी नेम्स हम लर्न कर देते हैं। ओके जिससे आईयूपीएससी नेम्स की भी प्रैक्टिस ठीक तरह से हो जाए और आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो अब इस चैप्टर में ओवरऑल 2 थियोरीज बाकी बचती हैं। फर्स्ट है सीएफटी, उसका कलर। ओके उसके बाद आता है
मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग। ओके, और लास्ट में एक बीटा वाली एक थियोरी दी है बस। तो ऑलमोस्ट 2 डेज, नेक्स्ट 2 डेज में ये लेक्चर कंप्लीट अपना हो जाएगा। ओके, मतलब 2 से 3 लेक्चर चाहिए अभी। चलो नेक्स्ट, तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। चलो, चलो इसका पॉजिटिव चार्ज भी हम बैलेंस कर देते हैं NH4 आयन से। एक बार दिमाग में बैठ गया, देन यू कैन गिव द आंसर वेरी इजीली। दिस वन इज अमोनियम, ट्राई अमोनियम नहीं आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। ब्रैकेट के बाहर अगर Cl ट्वाइस दिया है, SO4 ट्वाइस दिया है, तो उसमें ध्यान रखना है अमोनियम। फिर यहां पे आएगा ट्राई ऑक्सिलेटो मैंगेनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 एंड -6, -3 सामने जाएगा तो +3। कंप्लीट। नेक्स्ट, चलो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दो। चलो ये 2 यहां पे आएगा, ये 3 यहां पे आएगा, तो ब्रैकेट का चार्ज हुआ 2+। अब ये फाइंड आउट कर दो, इसका x 5 टाइम्स अमोनिया 0, Br का -1, चलो डायरेक्ट -1 लिख दो, और पावर आएगा +2, तो x हुआ +3। तो नोमेनक्लेचर में ये थ्राइस ट्वाइस कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली आपको, चलो पहले ब्रैकेट की बारी, तो उसमें आएगा ब्रोमो, सॉरी उससे पहले आएगा पेंटा अमाइन, तो पेंटा अमाइन, ब्रोमो, कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, और बाहर आएगा फॉस्फेट। तो मतलब आपको दिक्कत कहां पे आएगी, अगर नाम दिया है तो फिर ये थ्राइस ट्वाइस आना चाहिए। चलो एक ऐसा ले लेते हैं हम नेम, टेट्रा एक्वा सल्फेटो, टेट्रा एक्वा सल्फेटो क्रोमियम 3 सल्फेट। अगेन टेट्रा एक्वा सल्फेटो क्रोमियम 3 सल्फेट। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको चार्ज कुछ भी दिया है तभी आपको लास्ट में वर्ड आयन लिखना पड़ेगा। यहां पे आप नहीं आयन लिख सकते, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। चलो ये दिया है, तो टेट्रा एक्वा मतलब H2O 4 टाइम्स, सल्फेटो मतलब SO4, क्रोमियम 3, और बाहर आएगा SO4 2-। अब Cr का चार्ज +3 दे दिया है आपको, ये 0, ये -2, तो ओवरऑल कितना हुआ, तो ओवरऑल हुआ 1+, और ये 2-। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्वाइस लिख देना पड़ेगा। तो ओवरऑल नाम हुआ, स्ट्रक्चर हुआ CrH2O4 SO4 2 टाइम्स, और बाहर भी सल्फेट। ओके, अगर फॉस्फेट होता PO4 3-, तो थ्राइस लिखते हैं हम। ओके, मतलब इजी ही है, लेकिन आपको वो चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट बोलूं
तो एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ और सल्फेट का चार्ज 2-। तो 11th में से सिखाया था Al2SO4 थ्राइस होगा। ओके, Al3+ और SO4 2-। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ना, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर हुआ CrH2O4 पूरा ब्रैकेट 2 टाइम्स एंड देन लास्ट बाहर की साइड SO4। चलो नेक्स्ट। चलो अब इसका नाम लिखना है, चार्जलेस है तो Cr। तो पहले लिगेंड का नाम क्लोराइडो, अमाइन, थायोसाइनेटो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आएगा डाई अमाइन। ओके, उसके बाद आएगा डाई क्लोराइडो और डाई क्लोरो एंड डाई थायोसाइनेटो। और क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर होगा 4। चलो एक दो ब्रैकेट वाले ले लेते हैं। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर x, H2O का 0, Ag का x और Cl का -1 ऐसे 2, -2 टोटल 0। तो 2x - 2 = 0, 2x = +2। तो x इक्वल्स आएगा +1। ओके, x इक्वल्स आएगा +1। एक चीज स्टूडेंट याद रखो, CnS1- दैट इज SCN1- और NCS1- दैट इज SNC1-। ये दोनों याद रखना। अगर CnS दिया है दैट इज SCN, लेकिन NCS दिया है तो या तो फिर SNC दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी यहाँ पे। चलो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, पहले हम जनरली पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, बाद में नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा डाई एक्वा सिल्वर 1, और यहां पे आएगा डाइक्लोरो आर्जेंटेट 1, डाई एक्वा सिल्वर 1 एंड डाइक्लोरो आर्जेंटेट 1। ओके नेक्स्ट। सर ऊपर क्रोमियम की जगह क्रोमेट नहीं आएगा? नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है, पावर इज 0। अगर कुछ नेगेटिव चार्ज होता तो क्रोमेट आता ना। देखो यहाँ पे पहला ब्रैकेट है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हुआ तो हमने सिल्वर ही लिखा है, ये नेगेटिव है इसलिए हमने आर्जेंटेट लिखा है। ओके चलो भाई, क्लियर ना? यस सर। ओके, Cr En thrice, Cr OX thrice। चलो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट बोल जाओ। +3। गुड। नाम चलो, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। तो इसका नाम होगा ट्रीस, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ओके, क्रोमियम, क्रोमियम ही आया
बिकॉज इट इज पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर 3 हमने फाइंड आउट किया। अब नेगेटिव की बारी। ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। Again, tris ethane 1,2 diamine chromium 3, tris oxalato chromate 3. Okay, tris ethane 1,2 diamine chromium 3, trioxalato chromate 3. Next. चलो और एक देते हैं हम। सपोज इतना ही लिखता हूं मैं। चलो ये तो मैंने शायद पहले करवा दिया है। AgS2O3 twice 3 minus। फोटोग्राफी में ये रिलीज होता था ना। तो डाइसल्फेटो, डाइथायोसल्फेटो अब बोलो सिल्वर या अर्जेंटेट? अर्जेंटेट। वेरी गुड, अर्जेंटेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 1। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 1 होगा। ओके, ये याद रखो। बाकी हमने थोड़े टिपिकल तो लिए थे। और CnO1 माइनस, Cn माइनस, H2O और NH3 चार हुए ना। चलो किसी के नंबर 2 कर देते हैं। और चार्ज बनेगा K2। चलो क्या होगा नाम? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटाशियम, फिर ये है साइनेटो, ये है साइनो, ये है एक्वा, ये है अमाइन। तो पहले आएगा AM, पोटाशियम, अमाइन, डाई एक्वा, फिर क्या आएगा? डाइसाइनेटो। वेरी गुड, डाइसाइनेटो एंड देन साइनो, और फिर उसके बाद क्रोमेट आएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। +1। गुड, +1। क्रोमियम ही ऐसा एलिमेंट है, उसकी 1+ से लेके 6+ तक सब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Mn ऐसा एलिमेंट है कि 2+ से लेके 7+ तक होगी। ओके, ये आपको याद रखना है। चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर में किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो ठीक तरह से आप याद रखो। बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो आपको एग्जाम में कोई भी पूछेंगे, आपको आने ही चाहिए। फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको तो कोई भी पूछेंगे, तो वो आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी कॉम्प्लेक्स में कोई भी, मैंने अपनी अभी आपने देखा ना, रेंडमली मैं लिख रहा था। एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे, तो इसके लिए आपको पूरा लिस्ट सबके चार्जेस, ओके, और सबके नेम्स आपको याद रखने हैं, तब जाके आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये फिर तो आपको कोई भी देखे क्या फर्क पड़ता है, आपको फंडामेंटल एक बार क्लियर हो गया है, और ये सब पूरे हर एक प्रैक्टिस से ही होगा। आप भी अपनी तरह से बना सकते हो। ध्यान रखना है कि मेटल आयन का चार्ज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। पहले ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो और फिर चार्ज देख लो, अपनी तरह से सोच लो कि मेटल आयन का चार्ज क्या लेंगे। मैंने इसी तरह से मैं अभी बना रहा था। ओके, तो जो वो PDF भेजी थी ना, तो उन सबके नेम्स अब आपको आ जाएंगे इजीली अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अब आपका कोई डाउट नहीं होगा उसमें, लेकिन उसके लिए सब लिगेंड्स के नेम लर्न होने चाहिए। लिगेंड्स के नेम में अगर प्रॉब्लम हुआ, साइनेटो या साइनो, फिर आपको 110% आपको दिक्कत आएगी ही। ओके, तो भाई आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।